गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्विट्ज़रलैंड के बारे में कुछ बातें जानेंगे जो उनके संवैधानिक विकास तथा उनकी विशेषताओं को बताता है। इससे पहले हम ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान को जान चुके हैं और स्विट्ज़रलैंड के संविधान को जानने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में हमने पढ़ा कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, अमेरिका के संविधान में अध्यक्षात्मक व्यवस्था पाई जाती है, उसी प्रकार से स्विट्ज़रलैंड के संविधान में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। इसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का गढ़ कहा जाता है। लोकतंत्र की शुरुआत, गणतंत्र की शुरुआत स्विट्ज़रलैंड से मानी जाती है और उनकी इन्हीं विशेषताओं का अध्ययन हम आज करेंगे। जॉन ब्राउन मेसन के अनुसार स्विट्ज़रलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है। हम जब स्पष्ट रूप से देखते हैं स्विट्ज़रलैंड के कुछ लक्षण जिसके द्वारा हम स्विट्ज़रलैंड को मोटे तौर पे जान सकते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि साधारण व्यक्ति के लिए स्विट्ज़रलैंड विश्व का सबसे प्रमुख प्राकृतिक सौंदर्य का स्थल केंद्र, रेड क्रॉस तथा प्रसिद्ध घड़ियों का निर्माण स्थल है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान के लिए विद्यार्थी के लिए यह इससे बहुत अधिक है। यह प्रजातंत्र का घर और विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है और स्विट्ज़रलैंड के संवैधानिक महत्व का अध्ययन हम विभिन्न रूपों में करेंगे। थोड़ा सा और हम स्विट्ज़रलैंड को जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड एक विश्व में सबसे छोटे स्वतंत्र राज्यों में से एक है, पर अपनी विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं के कारण स्विस संविधान तथा शासन व्यवस्था के अध्ययन पर निश्चित रूप से इसका बहुत अधिक महत्व प्रतीत होता है। संवैधानिक महत्व के बारे में अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं मुख्य हैं, जैसे यह प्रजातंत्र का घर है, इसे राजनीतिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है, और भी कई चीज़ें जो स्विट्ज़रलैंड की विशेषताओं को, उसके महत्व को प्रदर्शित करती हैं। सबसे पहला पॉइंट इनकी विशेषताओं को बताते हुए यह हमको दृष्टिगत होता है कि विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र इसे कहा जाता है, ओल्डेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणराज्य है। 1848 के संविधान द्वारा स्विट्ज़रलैंड में गणतंत्र की स्थापना हुई है और इस समय वह आधुनिक विश्व का अकेला गणतंत्र था। स्विट्ज़रलैंड युगों से गणराज्य रहा है, ये रेपार्ट द्वारा कहा गया है। इसके लिए कहा जाता है कि 1848 के पूर्व भी स्विट्ज़रलैंड में राजतंत्र नहीं रहा है, जिस प्रकार का राजतंत्र हमने इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत रूस में देखा है। स्विस नागरिक न केवल वंशानुगत राजा वरन किसी एक निर्वाचित प्रधान को भी पूर्ण शक्ति प्रदान करने के विरोध में रहे हैं। इसलिए ये लोग एकल कार्यपालिका के स्थान पर बहुल कार्यपालिका को अपनाने पर जोर देते हैं। दूसरे विशेषता की तरफ हम लोग देखते हैं तो दूसरी विशेषता इसे कहती है कि यह प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक है, बेस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। स्विस राजनीतिक व्यवस्था को महत्व प्रदान करने वाला दूसरा तत्व उसका प्रजातंत्रात्मक लक्षण है, क्योंकि आधुनिक युग में स्विट्ज़रलैंड उसी प्रकार से प्रजातंत्र का प्रतीक है जिस प्रकार से एथेंस था। स्विस प्रजातंत्र के नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने की जितनी सीमा तक शक्ति प्रदान की गई है, उतनी सीमा तक अन्य किसी लोकतंत्र में प्रदान नहीं की गई है। अतः हम ये कह सकते हैं कि 5 स्विस कैंटनों में वर्तमान समय में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तथा नागरिकों के द्वारा जनसभाओं में कानूनों का निर्माण किया जाता है। लोक निर्णय तथा आरंभक का स्विट्ज़रलैंड में ही उदय देखने को मिलता है, क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था प्रमुख है, अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था प्रमुख है, उसी प्रकार से स्विट्ज़रलैंड में आधुनिक विश्व में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के घर के रूप में व्यवस्था को देखा जाता है। तीसरे विशेषता के रूप में हम देखते हैं इसे विविधता में एकता कहा जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड ने विविधता के बीच एकता का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। स्विट्ज़रलैंड में भाषा, धर्म, संस्कृति के भेद पाए जाते हैं, लेकिन इन भेदों के बावजूद राष्ट्रीय एकता की प्रबल भावना विकसित है। स्विट्ज़रलैंड में 74% व्यक्ति जर्मन, 20% फ्रेंच, 5% इटालियन
और 1% रोमन भाषा भाषी हैं। इसके अतिरिक्त भाषा संबंधी विविधता का हल इन सभी भाषाओं को राजभाषा का स्तर प्रदान करके निकाल दिया गया है। 58% लोग प्रोटेस्टेंट, 40% रोमन कैथोलिक तथा 1% यहूदी, 1% अन्य हैं। यहाँ एक ही धर्म के अनुयायियों की भाषा भी अनेक है और एक भाषा बोलने वाले अनेक धर्म के अनुयायी भी हैं। कैंटनों की सीमाएं भी धर्म तथा भाषा के क्षेत्रों की सीमाओं से एकदम भिन्न हैं। इसके कारण धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता के प्रबल भेद यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि चौथा लक्षण इनकी स्थायी तटस्थता है, जिसे हम कहते हैं परमानेंट न्यूट्रलिटी। वर्तमान समय में जबकि विश्व के विभिन्न राज्य एक दूसरे का विरोध करने में संलग्न हैं, पर स्विट्जरलैंड ने स्थायी तटस्थता को अपनाकर अशांति के समुद्र में बसने वाले सुखी द्वीप की स्थिति प्राप्त कर ली है। सर्वप्रथम 1815 में की वियना कांग्रेस द्वारा स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता को मान्यता भी प्रदान कर दी गई है। इसके अतिरिक्त 1919 की वर्साई संधि और उसके बाद के अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में स्विट्जरलैंड ने सदा इस बात पर बल दिया कि स्विट्जरलैंड को स्थायी रूप से एक तटस्थ राज्य घोषित किया जाए तथा सभी राज्यों ने स्विट्जरलैंड की स्थिति को स्वीकार भी किया। प्रथम महायुद्ध तथा द्वितीय महायुद्ध में स्विट्जरलैंड ने युद्धरत दोनों पक्षों के साथ समान संबंध बनाए रखे और हिटलर तथा मुसोलिनी ने भी इस तटस्थता को बनाए रहने दिया। इसी कारण स्विट्जरलैंड के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त नहीं की गई है, क्योंकि संघ के सदस्य राष्ट्रों को आक्रमणकारी राज्य का विरोध करने का दायित्व सौंपती है। परंतु सितंबर 2002 में सदस्यता इन्होंने प्राप्त कर ली। स्विट्जरलैंड संघ की आर्थिक, सामाजिक, मानवीय क्षेत्र में कार्य करने वाली एक संस्था के रूप में, एक सदस्य के रूप में अवश्य सामने प्रदर्शित होती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं इनका पांचवा पॉइंट, जो इसकी भव्यता को दिखाता है, विशालता को स्विट्जरलैंड की दिखाता है, जिसे कहा जाता है बहुल कार्यपालिका। इसे कहा जाता है प्लूरल एग्जीक्यूटिव की भावना। प्लूरल एग्जीक्यूटिव की स्थिति इनके वहाँ है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि कार्यपालिका का संगठन एकल होना चाहिए। एकल का मतलब है एक व्यक्ति, एक आदेश और एक कार्य। परंतु इनके शासन व्यवस्था का संचालन कुशलतापूर्वक किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों की बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। यहाँ पर भारत, ब्रिटेन तथा अमेरिका में एकल कार्यपालिका की तरह एकल कार्यपालिका को न अपना करके बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। यह कार्यपालिका न तो पूर्ण अंशों में संसदात्मक है और न ही अध्यक्षात्मक है, वरन इनमें दोनों के ही गुण विराजमान हैं। विश्व के सम्मुख एक नवीन उदाहरण इन्होंने इस तरीके से प्रस्तुत किया है। मोटे तौर पे हमने 5 भागों को पढ़ा, 5 विशेषताओं को पढ़ा, इनके 5 लक्षणों को पढ़ा, जिसके आधार पे हमने अभी यह जाना कि किस प्रकार स्विट्जरलैंड अन्य संविधान से, अन्य देशों के संविधान से अलग है।